हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 52 तक जो का क्वेश्चन था उसे देख लिया था, समझ लिया था। और अब हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे आज। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और लगता है कि काम का है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक कम समय में आपको रिवाइज करवा सकता है। अगर आप स्पीड अप करके इस वीडियो को सुनेंगे तो आप काम करते करते भी ढेर सारे क्वेश्चन की जो श्रृंखला है आपके पास इकट्ठी हो सकती है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53। द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन ए हेल्दी मैन इज अबाउट। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग कितनी होती है? 500 ml, 1000 ml, 1500 ml या 3000 ml। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी उस दिन जोड़ के बताया गया था आपको कि जो लंग कैपेसिटी होती है रेसिडुअल होता है और वाइटल कैपेसिटी होती है टोटल। तो उसे टोटल बोलते हैं लंग कैपेसिटी। तो जो लंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स वो 3000 ml होती है, याद रहे। तो डी ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। तो वास्तविक रूप से फेफड़ों की जो क्षमता होती है लगभग 5800 ml से 6000 ml होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो बोला है कैपेसिटी, तो ध्यान रहे कि वाइटल कैपेसिटी को ही यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, 3000 वाले को हम सही ले लेंगे। अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात की जाएगी TLC, यहाँ पे बस बोला कैपेसिटी ऑफ लंग, अगर इसको हम मानते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ये हो जाता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट आता है 5800, लगभग 6000 ml के आसपास। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज इज काज्ड ड्यू टू। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो होता है किसके कारण, है ना। दमा जो है श्वसन संबंधी एक रोग है, उत्पन्न होता है ए इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया के संक्रमण से, बी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स की वजह से, सी ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी से, या डी स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। जो दमा है श्वसन संबंधी एक रोग है, उत्पन्न होता है किससे? श्वसन नाल के संक्रमण से, फेफड़ों के संक्रमण से, या फिर प्लूरल गुहा में रुधिर स्राव से, या ब्रांकियल पेशियों में स्पाजम से। तो याद रहे, जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है कि जो ब्रांकियल मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, स्पाजम होता है, जिसकी वजह से अस्थमा की समस्या आती है। और ऐसा रोग जिसमें रोगी को खांसी और कंठ श्वास आदि के कभी कभी दौरे उत्पन्न होते हैं, किंतु मुख्य रूप से ब्रांकियल दमा का स्थल महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क संबंधी सहज निर्बलता इस रोग का प्रधान कारण है। वैसे एलर्जी एवं संक्रमण के माध्यम से भी यह रोग हो सकता है। कुछ परिवारों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दमे का दौरा प्रायः रात्रि में प्रारंभ होता है, जो 30 मिनट से 2 घंटे तक रहकर श्वसन स्वतः शांत हो जाता है। आइसोप्रिनोलिन, एल्फेट व एड्रेनालिन का इंजेक्शन देने से लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 55। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्जेलोस्टिक एसिड ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस। क्रेब्स चक्र में ऑक्जेलोस्टिक एसिड अम्ल के संयोग से के पूर्व पायरुविक अम्ल बनता है। आपको बता दें कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल अब एंटर करना चाहता है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन यह मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। तो इसका कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये 2 कार्बन का होता है एसिटिल ग्रुप और ये जुड़ जाता है कोएंजाइम ए से और क्या बनाता है, कोएंजाइम ए, और इसी फॉर्म में ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। और एसिटिल ग्रुप जब कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है तो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है और शुरू हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, या उसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, या उसे, ठीक है ना, TCA साइकिल भी बोलते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीन पे है।
क्वेश्चन नंबर 56, O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज। हमारी उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%। उच्छ्वास यानी कि जो हम एयर निकालते हैं उसमें कितना परसेंट CO2 होता है? तो आपको बता दें इसमें लगभग कितना 16% CO2 होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और ऑप्शन में दिया था 18%, 20% और 25%। जो हमारी उच्छ्वास होती है इसमें जो O2 की मात्रा होती है, O2 की पूछा था तो O2 की 16% होती है, 21% की एंट्री होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है लगभग 21% है, तो 21% जाता है, तो 21% में से मान चलिए कि मात्र 5% का यूज हो पाता है और वापस 16% है ना एयर में चला आता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। लिंक रिएक्शन इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में क्या होता है? तो वही लिंक रिएक्शन यानी कि पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना। देख लेते हैं फिलहाल। ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए आपको बता दिया गया यही होना चाहिए। ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। यह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन या लिंक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। बनने की प्रक्रिया को लिंक रिएक्शन बोलेंगे और इस प्रोडक्ट को लिंक प्रोडक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर मैलिक एसिड द रेस्पिरेटरी क्वासेंट। मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक का मान होगा क्या? 1 होगा, मोर देन 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, या 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो बी होगा कि मोर देन 1, 1 से अधिक होगा। तो जो RQ का मान होता है यह फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्या है ये? कि कितना CO2 निकल रहा है और कितना O2 यूज हो रहा है। ठीक है ना? कितना O2 यूज हो रहा है, कितना CO2 निकल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वासेंट बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले का यूज करते हैं तो अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एसिड, इन सब का श्वसन गुणांक आता है। RQ का मान जो होता है मैलिक अम्ल का 1 से अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ का मान जो है 1 होता है, तथा प्रोटीन का RQ का मान सदैव 1 से कम होता है। और और अनाक्सीय जो श्वसन होता है, देखिएगा ध्यान से, अनाक्सीय श्वसन, इसमें क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का यूज तो होता नहीं लेकिन CO2 निकलता है वहाँ पर भी। जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? ऊपर CO2 1 है लेकिन O2 का यूज नहीं हुआ है, तो क्या होगा? 1 से ज़्यादा ही आएगा इसका मान। RQ का मान ज्ञात करने के लिए गैनांग श्वसन मापी उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो मशीन यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? गैनांग रेस्पिरेटरी, है ना, मशीन बोलते हैं इसको, गैनांग श्वसन मापी। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर ए हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग इज। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का ज्वारीय मान होता है क्या? 200 ml, 650 ml, 500 ml या 1100 ml। बोला है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि जो हम नॉर्मली बैठ के सांस को ले रहे होते, निकाल रहे होते हैं, है ना, एयर इंटर और एयर आउटसाइड नॉर्मली, तो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ज्वारी मान बोलते हैं उसे। इसका अमाउंट होता है 500। जो हम रिलैक्स आराम से बैठे हुए होते हैं, नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं, सोए हुए होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो जितनी एयर आ रही होती है, जा रही होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 500 ml होती है। ठीक है ना? और जो फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, टोटल लंग कैपेसिटी, वो 5800 ml की होती है। और वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों के सामान्य उच्छ्वास के पश्चात बची रह जाती है, यानी कि पूरा हम क्या करें, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं कुछ एयर अंदर रह जाती है हमारे फेफड़ों में, उसे क्या कहते हैं? हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना?
और इसका जो अमाउंट होता है लगभग 2300 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द टाइटल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में टाइटल वॉल्यूम क्या होता है अभी हमने बता दिया आपको। रिपीट क्वेश्चन जितनी बार पूछा है उतनी बार यहाँ दिया जा रहा है। 500 ml होता है। ज्वारीमान कितना होता है? 500 ml। क्वेश्चन नंबर 61, अनाक्सी श्वसन की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ KOH कंटेंट इन यू ट्यूब इन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। उसका क्या काम है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है? टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर, आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना। बी, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अवशोषित करना। सी, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी अवशोषित करना। या डी, टू क्लीन द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। तो कह रहे हैं कि जो KOH होता है उसका काम होता है आने वाली वायु से CO2 को अवशोषित करना, या फिर ऑक्सीजन अवशोषित करना, या फिर नमी अवशोषित करना, या फिर धूल के से वायु कणों को अवशोषित करना। तो आपको बता दें कि जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये अवशोषित करता है। और इसका यूज जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज होता है कि नहीं होता है। तो प्लांट को रखने के बाद उसको हम बेलजार से ढक देते हैं और फिर उसमें क्या रख दिया करते थे? KOH रखा करते थे। तो KOH क्या करता था कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो जिस एक्सपेरिमेंट में KOH रखा हुआ था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, क्योंकि KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो उस बंद एक्सपेरिमेंट में होता है उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, जिससे प्लांट को CO2 नहीं मिल पाता और कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाता है। और जिस एक्सपेरिमेंट में KOH का यूज नहीं किया गया था वहाँ पर CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाता है? फूड बनाता है, यानी कि KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। याद रहे। क्वेश्चन नंबर 62, द इरेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन इज। श्वसन की अनियमितता है डिस्पनिया, हाइपरनिया, यूपरनिया या एपनिया। श्वसन की अनियमितता, इरेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? उसे बोलते हैं डिस्पनिया। सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्पनिया बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में। और उच्छ्वास, जो श्वासोच्छ्वास होता है सांस लेने में और निकालने में क्या होता है? चेस्ट में पेन होता है। और जो हाइपरनिया है ये समान स्थिति से अधिक दर पर जब ज़्यादा तेज़ कोई सांस लेता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपरनिया बोलते हैं। यूपरनिया क्या होता है? सामान्य, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं इसे यूपरनिया कहते हैं। एपनिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास नहीं होता, यानी कि सांस नहीं चलती, सांस लेना और निकालना दोनों नहीं हो पाता, जिसे क्या बोलते हैं? यूपनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज रुधिर। रुधिर में अधिकांश CO2 ले जाई जाती है। मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज, जो रुधिर में अधिकांश CO2 होता है वो कैसे ले जाया जाता है? कार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, या कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैरी किया जाता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में किया जाता है। थोड़ा बहुत ही कार्बेमिनो के फॉर्म में किया जाता है, और नहीं तो मोस्टली क्या होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट ऑफ ब्रेथ। सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसमें सांस फूलने लगती है। जिसका कारण है, तो आपको बता दें कि ड्यूरिंग बॉडी, जब कह रहे हैं कि जब सक्रिय शारीरिक कार्य होता है व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण होने लगता है, और इसका क्या कारण है? तो बोल रहे हैं फैटिग, सीवरिंग और ऑक्सीजन डेप्थ और मस्कुलर एट्रोफी। तो ऑक्सीजन की कमी इसका कारण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की जो कमी है, ऑक्सीजन जो रीढ़ है, सक्रिय व्यायाम के दौरान पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिससे सांस फूलने लगती है।
जिसका प्रमुख कारण व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन का खर्च होना है और पर्याप्त मात्रा में O2 की पूर्ति यानी कि RBC के द्वारा न कर पाना। ऑक्सीजन का अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा तो सांस फूलेगी और क्या रहेगा, ज़्यादा एनर्जी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सफिशिएंट अमाउंट में कह सकते हैं ग्लूकोज तो ब्रेक हो रहा है बट क्रेब्स साइकिल का अगला स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो बॉडी को चाहिए तो बॉडी क्या कर रही है, ग्लाइकोलाइसिस तो चला रही है फटाफट, बट क्रेब्स साइकिल नहीं चल पा रहा है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सही से। अगला है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन वन क्रेब्स साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। A4, B3, C1, D2। तो ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। जब सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में परिवर्तित होता है, एक मिनट फिर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के कितने अणु मुक्त होते हैं। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन वन क्रेब्स साइकिल थ्रू ETS। तो कितने पानी के अणु यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एक अणु है ना इन्वॉल्व होता है। कब, जब सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। और जो FADH2 है ना, FADH2 से हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या होगा कि इधर से दो यानी कि हाफ ऑक्सीजन आता है। तो हाफ ऑक्सीजन और +2H+ मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत में हाफ O2 द्वारा हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर जल के एक अणु को मुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इन्वॉल्व। तो यहाँ पर पानी का एक अणु इन्वॉल्व होगा और जो पानी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकल जाएगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। इन मैन एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन अबाउट। मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन लगभग होता है कितना। जो मनुष्य है निष्कासित वायु जितना एयर माउथ से बाहर निकाल रहा होता है उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है। तो आपको बता दें तो ऑक्सीजन की एंट्री तो होती है 21%, इन्वायरमेंट में कितना है 21%, पीछे भी मैंने बताया था। तो उनमें से 4 to 5% जो होता है वो ब्लड में जाके घुलता है और वापस 16% जो होता है बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, आपको याद रहे। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो 21% होता है। क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। पायरुविक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम A या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो कौन है, रिपीट कर रहा है फिर से, एसिटिल कोएंजाइम A है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर देखिए पायरुवेट हो, जो पायरुवेट प्लस NAD प्लस कोएंजाइम A प्लस POH प्लस एसिटिल है ना, माइनस POH माइनस एसिटिल कोएंजाइम A, ये एरो लगना चाहिए था। जिससे क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच की जो कड़ी है NADH प्लस CO2, ठीक है। देखिए यहाँ पर पायरुवेट प्लस NAD प्लस कोएंजाइम A लगेगा है ना, और POH लगे से क्या बनेगा, ये एरो है, ये बराबर वाला एरो है, इससे बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A प्लस NADH और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 68। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है आपको तो पता ही है, बार बार रिपीट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्रिया की खोज, क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स ने 1937 में की थी। इस क्रिया में विभिन्न अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला के फलस्वरूप एसिटिल कोएंजाइम A का पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्र में होता है। यह पूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स चक्र के सभी विकर यानी कि सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं।
केवल एक एंजाइम जो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी यानी मेम्ब्रेन पे लगा होता है। अगला क्वेश्चन, इन क्रेब्स साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम ए एंड, कह रहा क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, एस्टिल कोएंजाइम ए किसके साथ जुड़ के बनाता है। तो जो एस्टिल कोएंजाइम ए होता है इसमें 2 कार्बन होते हैं और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो होता है उसमें 4 कार्बन होते हैं। तो पहला जो रिसीवर होता है एस्टिल कोएंजाइम ए का कौन होता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन और एस्टिल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन जब ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सक्सिनिक एसिड, एस्टिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड जुड़ता है तब 6 कार्बन का कंपाउंड बढ़ता है, या फिर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से जुड़ता है, या फिर सिट्रिक एसिड से जुड़ता है, या फिर मैलिक एसिड से। तो खुद सिट्रिक एसिड तो प्रोडक्ट है एस्टिल कोएंजाइम ए के रिएक्शन से बना हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। सॉरी, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखिएगा बी होगा। देखिए क्रेब्स चक्र में एस्टिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन के यौगिक के साथ मिलकर 6 कार्बन यौगिक अम्ल का निर्माण करता है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत प्रोडक्ट पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस क्रिया को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ता है, एस्टिल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड या पायरुविक एसिड। जिसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स को भी। एस्टिल कोएंजाइम ए को ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी माना जाता है। यह दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका निर्माण पायरुविक एसिड से इसका निर्माण पायरुविक अम्ल से पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा होता है। इस क्रिया में 1 मोल पायरुविक अम्ल से 3 ATP का लाभ होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल NADH2 का बनता है और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु से TCA चक्र में कितने अणु CO2 के बनते हैं, पूछ रहा है। ग्लूकोज के एक अणु से क्रेब्स साइकिल में, है ना, CO2 के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु या 6 अणु। तो 2 बार चलता है। तो जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 3 CO2 निकलते हैं, जब 2 बार चलेगा तो 6 CO2 निकलेंगे। क्रेब्स चक्र यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 6 CO2। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 के 3 अणु, जल के 5 अणु, ATP के 15 अणुओं का निर्माण होता है। याद रहे, एक पूर्ण साइकिल में, है ना। तो 2 बार साइकिल चलेगा तो क्या होगा, CO2 के कितने बनेंगे, 6 अणु, जल के बनेंगे कितने, 10 अणु, और ATP कितना बनेगा, 30 बनेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसका, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन चैप्टर का। और इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट रिवीजन करिए। ओके, ठीक है, अभी इसी पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।